हम अक्सर ट्रीटमेंट्स पे अवेयरनेस हम दे रहे होते हैं काफ़ी चीज़ों पे और लोगों को बता रहे होते हैं। देन उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में भी काफ़ी जगहों पे है। मैं ज़रा सा इसके ग्रास रूट पे जाना चाहती हूँ, ज़रा सा उसके वो जो पॉइंट ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि हम आज तो हमें नज़र आ रहा है एक बड़ा नंबर है जो पाकिस्तानियों में टीबी का नज़र आता है और फिर फला बहुत सारी चीज़ें। ज़रा सा मैं जानना चाहती हूँ अदर देन कि वो ट्रांसफ़र होती है किस तरह होती है, ये बेसिकली एक इंसान तक पहुँचती कैसे है? जैसे देखें एयरबॉर्न है, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू पहुंचती है। ये ऐसा नहीं है कि देखें होस्ट एक हमने कहा है ना कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे अभी वर्ल्ड हेल्थ WHO ने वार्निंग जारी कर दी है मंकी पॉक्स की। जी, उसमें जी, ये कि जो रिजर्वायर है वो एनिमल रिजर्वायर है और एनिमल से अगर ह्यूमन में जाएगा तो फिर वो ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो भी बेसिकली रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट है। तो पहलने का जो तरीकाकार है जिससे ये बीमारी फैल रही है वो आपके जो है सांस के, आप जैसे सांस ले रहे हैं जिस एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वो ये कि रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू पहुंचेगा। अगर किसी को खांसी है तो और उसके अंदर ये जरासीम मौजूद है और तो वो दूसरे इंसान को ये जरासीम दे सकता है। सही। अब इसमें सोचने की बात ये कि जब कोविड आया था तो कोविड में देखिए कोविड एक बहुत लीथल था और हमने कोविड में बहुत काम किया है, बीइंग अ डॉक्टर हमने कोविड यूनिट पर बहुत काम किया, हमने इसकी सीवियरिटी को बहुत देखा है। मैं समझती हूँ पाकिस्तान फिर भी बहुत लकी कंट्रीज़ में से था जहाँ पे इतनी डेवस्टेटिंग डेथ टूल नहीं आए जितना आपके नेबरिंग कंट्री इंडिया में आया था। ऐसे ही उसकी शायद बड़ी वजह ये थी कि काफ़ी हद तक लोगों ने भी शायद एहतियात की थी, जो काफ़ी डिसबिलीवर थे। फिर हमने टाइमली वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा दी थी और वैक्सीनेशन के सेंटर्स जैसे ओपन हुए थे तो लोग जाके अपनी वैक्सीनेशन करवाना शुरू हो गए थे। टाइम लगा था लेकिन लोगों में अवेयरनेस आ गई थी। उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेयरनेस थी ना वो फेस मास्क की थी कि लोग फेस मास्क पहनना शुरू हो गए थे। अच्छा, मैं यहाँ पे दो चीज़ें बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं है, हम टीबी को भी अगर साइड पे रखें। अब देखें एयर हमारी बहुत पोल्यूटेड है, एयर पोल्यूशन का रेट बहुत ज़्यादा हाई है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ पे एयर पोल्यूशन, कार्बन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उसकी मेन वजह ये है कि फॉसिल फ्यूल्स यूज़ हो रहा है। दूसरा ये है कि आपका कूड़ा जलाया जाता है, कूड़े जलाने की वजह से वो सारा कार्बन जो है एयर में जाता है और वही एयर हम लोग ले रहे होते हैं। तो एलर्जी रेट बहुत बढ़ चुका है। वही जैसे आप बच्चों की बात कर रही थी तो बड़ों में भी वो एलर्जी रेट इतना बढ़ गया है कि दमे की बीमारी जो पहले कहा जाता था कि बचपन से एक बीमारी है, किसी को एलर्जी होना शुरू होती है, वो बचपन से एक दमा होता है। अब ये अडल्ट ऑनसेट में भी दमा आना शुरू हो गया, 40 साल से अबव के लोगों में भी, क्योंकि एक तो एयर आपकी पोल्यूशन है, दूसरा गैस की लोड शेडिंग है, जो देहातों में लेते हैं लकड़ी के चूल्हे जलाते हैं उनमें भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर आप मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए दमा अगर हो गया है तो दमा कोई जानलेवा तभी साबित होगा अगर आप उसका इलाज नहीं कराएंगे। लेकिन ये कि उसका आपको फ्लेयर अप ना हो या आपको जैसे कहते हैं ना कि आपका सिम्टम एग्रीवेट ना हो या तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो, आप एक दवाई ले रहे हैं वो दवाई आप पे सही काम करती रहे, तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सही। इसी तरह हम लोगों को ये बात बताते हैं कि देखिए हमें नहीं पता क्योंकि हमने जैसे कहा कि पाकिस्तान में टीबी का रेट बहुत ज़्यादा है और हम इस पे WHO के साथ मिलके काम कर रहे हैं एंड ऑफ टीबी के ऊपर, और हमारा टारगेट है कि हमने इंशाल्लाह इसको अचीव करना है। लेकिन तब तक हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने क्राउडेड प्लेसेस हैं, जैसे लोग पब्लिक बसेस में सफ़र करते हैं या मैंने जैसे कहा कि पब्लिक प्लेसेस में जहाँ खड़े होते हैं, बहुत बस स्टेशन हो गया, ऐसी कोई इन्वायरमेंट है, या वहाँ पे मास्क ज़रूर वेयर करें। या मरीज़ खुद है जिसको अगर लग रहा है कि मुझे बुखार आना शुरू हो गया या मुझे खांसी शुरू हो गई है, मेरा वज़न गिर रहा है, वो खुद ये एहतियात शुरू करे, वो फेस मास्क पहने। सही। तो इसका बेस्ट आपका जो है ना वो यही है कि आप फेस मास्क तो कम से कम पहनना शुरू। इससे ये होगा कि आप अपने इन्फेक्शन को एक तो कंटेन करेंगे, दूसरा ये कि ये बीमारी किसी और को नहीं लगी, क्योंकि ये रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से ही ट्रांसमिशन होती है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी ज़रा सा मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर अफशीन कि हम जब इसके अर्ली स्टेजेस की बात करते हैं कि ज़ाहिर है ये जो प्रैक्टिस आप बता रही हैं ये बड़ी कम हमें नज़र आती है पाकिस्तान में कि लोग इतना एहतियात करें, इतने हाइजीन का ख्याल रखें, मास्क पहने। तो अगर कोई पेशेंट है जो अर्ली स्टेजेस पे है तो
हमारे पास ये भी प्रैक्टिस है ना कि अच्छा जी बुखार हुआ है, खांसी हुई है, वही जो आप बात करें थी कि एंटीबायोटिक खा ली, ठीक है जी सही हो जाएगा, और फिर वो जब वर्स्ट कंडीशन में जाते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इनिशियली नॉर्मल जो फीवर होता है या इसका जो फीवर होता है, नॉर्मल जो कफ होता है, इसकी जो कफ, क्या डिफरेंस ऐसा है जिससे पता चले? अच्छा देखिए, इसमें दो चीज़ें डिफरेंट हैं और इसमें लोगों की भी मैं कहूँगी गलती नहीं है। आजकल गली मोहल्लों में बहुत हर कोई डॉक्टर बन के बैठ गया तो वो जो एक्चुअल डॉक्टर होते हैं ना, जिसको पता है इस बीमारी का, उस तक वो लोग नहीं आ पाते, और जब वो आते हैं तब तक वाकई सही बात है बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। असल इशू ये है कि देखें, किसी को खांसी हुई है, मैंने अभी ये बात की कि देखें सिर्फ खुश्क खांसी जो है, खांसी अगर 8 हफ्ते तक चल रही है, उसमें भी हमने उसको भी डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि हमने खांसी को इलाज कैसे करना है। एक खुश्क खांसी है कि वो एलर्जी की वजह से, जैसे मैं बाहर गई, धूल मिट्टी है, मुझे एलर्जी हुई, मुझे खुश्क खांसी हो रही है, वो अगर आपको बॉदर नहीं कर रही, वो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है, उसके लिए कोई आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। सही। लेकिन अगर वही खांसी आपको सोते में उठाना शुरू कर दे, आपको बार बार खारिश होना शुरू हो जाए, आपको पानी पीने में तकलीफ़ हो, या उसमें बलगम आना शुरू हो जाए, बलगम बदबूदार हो या गाढ़े रंग का बलगम हो, साथ में इस आपने जैसे बुखार की बात की है, टीबी का जो बुखार होता है वो बहुत मलेरिया वाला बुखार या दूसरा बुखार नहीं होता कि 102 103 का बुखार है। जो टीबी का बुखार होता है वो लो ग्रेड होता है, मतलब 99-100 का होगा। शाम के वक्त मरीज़ों को ज़्यादा महसूस होता है बुखार। वज़न गिरना पहले शुरू हो जाएगा, वज़न लोगों का गिरता है, लोगों की भूख ख़त्म हो जाती है।